हमें यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, ये चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग का एक मेन टॉपिक है दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉफिट चाहती है 2 लाख 5 लाख का, तो कितनी सेल करें कि वो उस प्रॉफिट को जनरेट कर सके, कमा सके, उसकी कैलकुलेशन देखनी है। इसके बाद हम देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, देन आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, देन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है वो कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, देन हम टॉपिक देखेंगे शटडाउन पॉइंट क्या होता है। इसके बाद हम इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस भी कवर करेंगे, और लास्ट में हम मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द सम टॉपिक्स जो कि हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में कवर करने। सर ठीक है, बात समझ में आती है कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का नाम है, 15 नंबर तक की हमारे एग्जाम में वेटेज है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सर मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एक एडिशनल यूनिट बनाए तो हमारे खर्चे कितने एडिशनल में आते हैं, बस उन खर्चों को ही मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग, सिंपली अगर आपको समझना हो तो सर मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग, इट इज वेरिएबल कॉस्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन थ्योरेटिकली आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है, बट अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मैं बात करूं, मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज द सेम थिंग। सर मार्जिनल भी तो एडिशनल कॉस्ट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट भी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो वैसे वैसे प्रोपोर्शन में एडिशनल कॉस्ट आती जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो सर मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या कवर्ड होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट में डायरेक्ट नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं वो आप सारे के सारे कवर कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों कवर हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे। और जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं जिनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, ओवरहेड वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं, केवल और केवल जो वेरिएबल पार्ट है ओवरहेड का वो आप यहां पे कवर कर लो। तो सिंपली यू कैन से सर मार्जिनल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड कवर होता है। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एडिशन जो होता है, जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं उन सबका जो एडिशन होता है वो कहलाता है प्राइम कॉस्ट। तो यू कैन ऑल्सो से सर मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, जिसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट नेचर के कवर हो गए, प्लस वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। या सर देखो जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट या तो वेरिएबल होती है या फिक्स्ड होती है। टोटल कॉस्ट जो होती है उसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दूं तो जो बचा हुआ पार्ट है वो भी तो मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ही कहलाएगा। तो सर अगर आप टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो भी आप अपनी मार्जिनल कॉस्ट पे पहुंच सकते हो। तो सर मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक एडिशनल यूनिट को बनाने की वजह से जो एडिशनल खर्चा इनकर हुआ वो मार्जिनल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड, या फिर यू कैन से सर प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, या यू कैन से सर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, वो फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दो, बचा हुआ जो पार्ट होगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट बच जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज वेरिएबल कॉस्ट एज पर दिस चैप्टर। थ्योरेटिकली डेफिनेशन अलग हो सकती है, बट प्रैक्टिकली मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर द सेम थिंग। तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन अगर आपके सामने मैं रखूं तो इट इज ए टेक्निक। सबसे पहले तो ध्यान ये देना ये मेथड नहीं है, क्योंकि मेथड उसको बोला जाता है जिसका पर्पज है कॉस्ट कैलकुलेशन, टेक्निक उसको बोला जाता है जिसका पर्पज है डिसीजन मेकिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का पर्पज है डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या है, इट इज ए टेक्निक इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या यू कैन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग।
मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसको एक तो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, इसके अलावा इट ऑल्सो इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है सेल्स, एंड प्रॉफिट। कॉस्ट मतलब सी, वॉल्यूम मतलब वी, प्रॉफिट मतलब पी। तो इट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, कि क्या कॉस्ट होगी, किस वॉल्यूम पे कितना प्रॉफिट हम कमाएंगे। तो कॉस्ट, सेल और प्रॉफिट के बीच में रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज किया जाता है। और जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग को कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट में रिलेशन इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं तो उसको सीवीपी बोला जाता है। तो व्हेन मार्जिनल कॉस्टिंग is used to indicate the relation between cost, that is C, volume V and profit P, so it is also known as, इसको CVP analysis technique भी बोलते हैं। तो you can also say sir marginal costing technique is also known as CVP analysis technique। कई ऑथर की अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो उन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर को सीवीपी एनालिसिस के नाम से भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसको सीवीपी एनालिसिस टेक्निक भी बोला जाता है। तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का विच इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सीवीपी, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, और इसको सीवीपी एनालिसिस टेक्निक भी बोला जाता है। अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है इसमें हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अकॉर्डिंगली जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम यहां पे एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की हेल्प लेते हैं। हालांकि वैसे मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग का टॉपिक अलग से करवाऊंगा, लेकिन फिर भी जो पर्पज है इस चैप्टर का उसको थोड़ा समझ तो लेते हैं। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आपको कभी भी बोल दिया जाए प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो आपने ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉलो करना है और इसको डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज करेंगे, साथ में हम जो सीवीपी एनालिसिस है इसके लिए भी यूज करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी हमारे लिए ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जिसकी वजह से मैं सबसे पहले आपके साथ ये प्रॉफिट स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूं। देखो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट सिंपली दो कॉलम में बनाया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है ये सिंपली दो कॉलम में बनाया जा सकता है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो एक बात तो आप माइंड में सेट कर लो कि सर अगर मुझे कभी भी प्रॉफिट निकालना है, चाहे टेक्निक कोई भी हो, हमेशा कॉन्सेप्ट तो यही है कि सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, जो इंटरनल फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो यहां पे भी आपको सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट तक पहुंचना है। लेकिन कैसे? सबसे पहले सर आपको सेल्स ले लेनी है, सेल्स में से सारी की सारी कॉस्ट एक साथ माइनस नहीं करनी, आपको पहले इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट आपको माइनस करनी है। सबसे पहले आपको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, जिसको आप मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हो। मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है? तो अभी अभी जो मैंने पीछे बताया सर, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कवर हो जाएंगे, साथ में वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। अब ओवरहेड की अगर मैं बात करूं, ओवरहेड तीन तरीके के होते हैं मेनली। एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और एक होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर आपने फाउंडेशन से एंट्री ली है तो भी आपने ये वर्डिंग सुनी होगी, ग्रेजुएशन से आए हो तो ग्रेजुएशन में भी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये वर्डिंग सुनी होगी, अगर आप ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छे से ये वर्डिंग सुनी होगी। तो सर ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हो सकते हैं।
जो जो वेरिएबल पार्ट है वो यहां पे कंसिडर करना है। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये सारी की सारी जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करोगे तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा, और उस प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन इनकम बोला जाता है, या फिर इसको मार्जिनल इनकम भी बोला जाता है। तो सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है तो जो प्रॉफिट मार्जिन हमें मिलता है, दैट प्रॉफिट मार्जिन इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट मार्जिन। आपने अभी तक केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी है सर, अगर प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स में से सारी कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है। तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को दो पार्ट्स में यहां पे माइनस किया जाता है, एक जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हो, एक जो फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो। नॉन मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो सर फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो सकते हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने प्रॉफिट पे पहुंच जाओ। सिंपली कहूं तो सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट दिखाना है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करके आपको टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तक जाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल में बस डिफरेंस यही है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग माइनस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट के बाद एक और प्रॉफिट यहां पे एनालाइज होगा, दैट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो फाइनल प्रॉफिट पे आप पहुंच जाएंगे। तो देखो हमने अभी अभी कहा कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है। कैसे यूज की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए, एक एग्जांपल से समझो। एक फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री हैज ए कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 20,000 यूनिट्स। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हमारे पास 20,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी अवेलेबल है। इसका मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम 20,000 यूनिट्स वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली जो प्रोडक्शन कर रही है वो 15,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब अभी कंपनी 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो 5,000 यूनिट्स बनाने की उनके पास फालतू स्पेयर दैट इज एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल है। जब ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट बनाती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है 10 रुपए पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट आती है 30,000 रुपीज की। एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 30,000 है। अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट पर यूनिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 12 रुपए पर यूनिट निकाला है। कैसे सर, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट था, फिक्स कॉस्ट 30,000 थी 15,000 यूनिट के लिए, तो ये 2 रुपए पर यूनिट आया। तो अकॉर्डिंगली ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपए दिखाई दे रही है। तो फिलहाल क्या समझ में आया कि सर 20,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है, 5,000 यूनिट ये अभी कम बना रहे हैं, मतलब 15,000 ही बना रहे हैं। 5,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी इनके पास फालतू अवेलेबल थी। अब क्या हुआ, नाउ ए न्यू कस्टमर अप्रोच द ऑर्गेनाइजेशन टू परचेज 5,000 यूनिट्स। एक नया कस्टमर आया आपके पास और आपसे कहता है मैं आपसे 5,000 यूनिट परचेज करना चाहता हूं। जैसे ही उन्होंने ये बोला मैं 5,000 यूनिट आपसे परचेज करना चाहता हूं, आप बिल्कुल खुश हो गए, मन से खुश हो गए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में चल रहा था यार 5,000 यूनिट की कैपेसिटी फालतू पड़ी हुई है, कोई कस्टमर मिल जाए तो माल बेच लें। लेकिन नेक्स्ट ही कस्टमर ने बोला मैं 5,000 यूनिट खरीद तो सकता हूं, आपसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन 11 रुपए पर यूनिट पे खरीदना चाहता हूं। 11 रुपए पर यूनिट से ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। तो मेरा दिल टूट गया। कैसे? क्योंकि मुझे पता था एक यूनिट को बनाने की मेरी कॉस्ट 12 रुपए पर यूनिट है और कस्टमर कहता है मैं 11 रुपए पर यूनिट में खरीदना चाहता हूं, तो मेरा दिल बैठ गया।
प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटली आप मार्केट में जो 15,000 यूनिट बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 13 रुपए के अकॉर्डिंगली आप सेल कर रहे हो। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है वेदर द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। आपको बस ये बताना है कि क्या कस्टमर ये जो 5,000 यूनिट बाई करना चाहता है आपसे 11 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, क्या हमें उसका ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट देते हैं कि सर हमें ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे स्टूडेंट की सोच क्या होती है, स्टूडेंट की सोच केवल और केवल यहां तक लिमिटेड होती है कि सर मेरी कॉस्ट आ रही है 12 रुपए पर यूनिट की और कस्टमर यहां पे मुझसे केवल और केवल 11 रुपए पर यूनिट में ही ये माल खरीदना चाह रहा है। अगर मैं बेचूंगा मुझे 1 रुपए का नुकसान होगा। ऐसा स्टूडेंट की सोच होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की ये सोच होती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं पढ़ रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मैं कहूंगा ये ऑफर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये ऑफर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आपके माइंड में क्लिक करेगा सर क्यों ये हमें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दिखाता हूं क्यों कर लेना चाहिए। देखो हमने अभी अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे बनाया जाता है। यहां पे मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं कि अभी हम प्रेजेंटली 15,000 यूनिट बनाकर बेच रहे थे, तो पर्टिकुलर्स के साथ साथ मैंने एक कॉलम में तो 15,000 यूनिट लिख ली। अगर मैं इस कस्टमर के ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, 5,000 यूनिट इसको भी बेचता हूं, तो सर इसका मतलब 15 आप एग्जिस्टिंग में बेच रहे थे, 5 इनको बेचोगे तो 20,000 यूनिट बेचना शुरू कर दोगे, तो 20,000 यूनिट हम बेचना शुरू कर देंगे। अप्लाई करके दिखाता हूं मार्जिनल कॉस्टिंग का जादू क्या है। सेल्स, सर आप 15,000 यूनिट सेल कर रहे हो किस रेट पे, 13 रुपए के हिसाब से। आप 15,000 यूनिट सेल कर रहे हो एट द रेट ऑफ 13 प्लस 5, यहां पे तो 15,000 ही सेल कर रहे हो, नेक्स्ट वाले में 5,000 का एडिशन करेंगे। यहां पे तो 15,000 यूनिट ही आप सेल कर रहे हो, 13 रुपए के हिसाब से कितनी सेल जनरेट कर पा रहे हो, 195, 1,95,000। 20,000 यूनिट जब बेचोगे तो ये 195 तो आपको सेल रिसीव हो ही जाएगी। इसके अलावा आप 5,000 यूनिट भी सेल करोगे, कस्टमर कहता है 11 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है 11 रुपए के हिसाब से बेच लो। तो सर अकॉर्डिंगली आपकी सेल यहां पे 2,50,000 की होगी। माइनस बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो क्वेश्चन ने हमें कहा कि एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए की आती है। सर वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट है। अगर आप 15,000 यूनिट बना रहे होंगे तो 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी। जब 20,000 यूनिट बेचनी है तो 20,000 बनानी पड़ेगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख रुपए आ जाएगी। अकॉर्डिंगली आपको यहां पे आपका कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, जो कि ये है 45,000 और ये है आपका 50,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सर प्रेजेंटली मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 30,000 रुपए, और फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या होता है, सर फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर होता है भले ही आप 15,000 यूनिट्स बनाओ, भले ही आप 20,000 यूनिट बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 ही रहने वाली है। अकॉर्डिंगली आपका प्रेजेंटली तो प्रॉफिट हो रहा होगा 15,000, लेकिन अगर आप उस कस्टमर के ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो ये आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का जादू है कि जब हम इस एग्जाम्पल को प्लेन देखते हैं, रीडिंग करते हैं, प्लेन रीडिंग, तो हमें ये दिखाई देता है सर एक यूनिट की मेरी कॉस्ट है 12 रुपए, तो मैं 11 रुपए में बेचूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली बना के देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे तो फायदा हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे मेन कारण है सर फिक्स्ड कॉस्ट जो 30,000 थी वो 30,000 ही तो रहेगी, भले ही आप 15,000 यूनिट बनाओ, भले ही 20,000। तो यहां पे जब आपको पर यूनिट कॉस्ट बताया गया उसके अंदर 2 रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट भी तो है, जबकि आप 15,000 यूनिट से ऊपर अगर 5,000 यूनिट बनाओगे उस पे आपकी ये 2 रुपए पर यूनिट की किसी भी तरीके की फिक्स कॉस्ट नहीं आनी। अकॉर्डिंगली आपकी केवल और केवल
वेरिएबल कॉस्ट इनकर होनी है 10 रुपए की। जब आप 15,000 यूनिट बना रहे हो तो आप ये फिक्स कॉस्ट सारी की सारी ऑलरेडी रिकवर कर लोगे। अब अगर 15,000 के बाद आप कोई भी यूनिट बनाओगे उस पर किसी भी तरीके की कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं आनी, एडिशनल कॉस्ट केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट आनी है, वो 10 रुपए। अकॉर्डिंगली होगा क्या, ये 5,000 जो एडिशनल यूनिट आप बनाओगे उस पर आपकी कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट आ रही है और आप कस्टमर को 11 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको हर यूनिट पे 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, 5,000 यूनिट पे आपको यहां पे एडिशनल 5,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को डिसीजन मेकिंग के लिए इसी पर्पज से यूज किया जाता है, इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो हमें डिसीजन मेकिंग में ज्यादा बेटर रिजल्ट या कहूं तो एक्यूरेट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाकर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट बच जाए वो एक कंट्रीब्यूशन है। तो यू कैन से सर यहां पे इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में ये 30,000 और 30,000 ये फिक्स कॉस्ट तो सेम ही थी, तो अगर मैं ये फिक्स्ड कॉस्ट ना कंसीडर करके केवल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन देता तो भी तो डिसीजन मेरा सही आता। तो वी कैन से कि सर कंट्रीब्यूशन भी क्या है, एक प्रॉफिट मार्जिन होता है विच इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। कब, व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहती है, जो कि 99% सिचुएशन में रहती है, हाँ देखो लॉन्ग टर्म में तो हर कॉस्ट आपकी चेंज हो ही जाती है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो ही जानी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं ये कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपकी कांस्टेंट है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके डिसीजन मेकिंग करो, आप कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, एक तो आपको मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का एप्लीकेशन करवा दिया और दूसरा किस तरीके से इसको डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है वो भी आपको एक आइडिया लग गया, वो भी आपको एक आइडिया लग गया। मार्जिनल कॉस्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पे हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल 100% आपको क्लैरिटी आ जाए। आज ये नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो हमारे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस तरीके के आप क्वेश्चंस एमसीक्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। रमैया लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंपनी का नाम है रमैया लिमिटेड, वहां से हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन मिली। कंपनी ने प्रोडक्शन किया है 10,000 यूनिट का, सेल भी की है 10,000 यूनिट की। सर ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो 12 रुपए पर यूनिट लेना है, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 आपकी सेल आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए पर यूनिट, तो 10,000 इंटू 6 60,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पूरे साल की है 40,000 रुपए पर एनम, और हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट बनाने की है। ठीक है, 10,000 यूनिट आप बना रहे हो और वही हमारी नॉर्मल कैपेसिटी भी है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्रॉफिट या लॉस बताओ अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड विल बी। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड फॉलो करें तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो सर इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के देखेंगे, अकॉर्डिंगली आंसर दे देंगे। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1। हम बनाएंगे यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, हम बनाएंगे यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट
एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। सिंपल 2 कॉलम में हम अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शो किया करते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सर सबसे पहले स्टेटमेंट में कंसीडर की जाती है सेल्स। एज पर क्वेश्चन 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 हम सेल करेंगे, तो आपको ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखानी है 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपए की सेल होगी। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एज पर क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपये पर यूनिट, तो जब ऑर्गेनाइजेशन 10,000 यूनिट बनाएगी एट द रेट ऑफ 6 बनेगी, तो 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करें तो जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है दैट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन, जो कि यहां पे 60,000 कैलकुलेट होके आ जाएगा। और इसमें से हम माइनस कर दिया करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एज पर क्वेश्चन 40,000 रुपए की यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 20,000 रुपए आपका यहां पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब ये प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। तो प्रॉफिट आ गया 20,000। अकॉर्डिंगली ए है 10,000, बी है 30,000, सी है 20,000, डी है 25,000, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सिमिलर तरीके का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है। कोशिश करो मेरे साथ साथ करने की या मुझसे पहले करने की। राज लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पे प्रोडक्शन तो 10,000 यूनिट का है, लेकिन सेल केवल 5,000 यूनिट की है। तो सर प्रोडक्शन को इग्नोर कर दो, हमें तो सेल कंसिडर करनी है। तो सेल है 5,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 12 रुपए पर यूनिट, तो 5,000 इंटू 12, 60,000 विल बी द सेल वैल्यू। वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए पर यूनिट, तो अगर जितनी यूनिट की आप सेल ले रहे हो उतनी ही यूनिट की आपको वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी है, तो 5,000 इंटू 6, 30,000 विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। और सर फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 रुपए पूरे साल में। डिमांड वही है क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नंबर 1 की थी, प्रॉफिट और लॉस बताओ अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड विल बी। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2, और सिमिलर तरीके से हम बनाएंगे अपना अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, आंसर नंबर 2, और हम बनाएंगे सेम तरीके से अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्ट। हमने अपने नोट्स बनाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पूरा का पूरा आपका स्टडी मटेरियल कवर किया जाए। तो आपके स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हमने अपने नोट्स में कॉपी कर लिए हैं, ताकि आपको वो तो कवरेज मिली जाए, उसके अलावा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफी सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड किए हैं। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी सारे के सारे कवर्ड हैं। जो इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक इश्यू करी होती है एमटीपी, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो अगर आप हमारे नोट्स कवर करते हो तो इस सिचुएशन में आपको अलग से अदरवाइज कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सेल्स सर 5,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 12, 5,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 12, 60,000 रुपीज की आपकी सेल वैल्यू आ जाए। इसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सर 5,000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट है क्वेश्चन में 6 रुपए पर यूनिट, तो 30,000 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो 30,000 ये आपका जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट कहलाता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज। तो सर ये तो नेगेटिव आ गया 10,000 रुपए,
और नेगेटिव 10,000 आने का मतलब ये है लॉस। तो 10,000 रुपए का लॉस आ जाएगा। ऑप्शन ए है 10,000 का प्रॉफिट, ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, 10,000 रुपए का आपका लॉस आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम तरीके के ही थे, बस क्वेश्चन नंबर 1 में सेल और प्रोडक्शन यूनिट सेम गिवन थी, तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो सेकंड क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाओगे, भले ही मेरा प्रोडक्शन ज्यादा क्यों ना हो, मुझे सेल यूनिट ही कंसीडर करनी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने पिक किया है वो आपके स्टडी मटेरियल में से पिक किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पंकज लिमिटेड engaged in the manufacture of the two products A and B gives you the following information। अपनी ये कंपनी है पंकज लिमिटेड, दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और इन दोनों प्रोडक्ट का हमारे पास कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या डेटा है? दोनों का सेलिंग प्राइस बता दिया है, दोनों में जो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो बता दी। सर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है, दैट विल बी वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो अगर डायरेक्ट वेजेस है आपकी 10 रुपए और 15 रुपए, तो ठीक है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस आपको अप्लाई कर लेना है। इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है 10,000 रुपए पूरे साल के। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है आपकी वो 1,000 यूनिट बनाने की है। 1,000 यूनिट बनाने की आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब 1,000 यूनिट से ज्यादा हम इन एनी केस नहीं बना सकते। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ध्यान से देखना। कहते हैं शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स ए एंड बी। अपने को प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके देना है एंड रिकमेंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स शुड बी अडॉप्टेड। इन्होंने क्या है, मिक्सर बनाया है दोनों प्रोडक्ट का। जैसा कि इन्होंने कहा हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 1,000 यूनिट है, तो ये 1,000 यूनिट बना नहीं रहे। आप देख सकते हो ये केवल 900 यूनिट ही बना रहे। कैसे सर 900 कैसे? ये कहते हैं ऑप्शन ए में हम प्रोडक्ट ए की 300 यूनिट बनाएंगे और प्रोडक्ट बी की 600 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी है हम प्रोडक्ट ए की 450 यूनिट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट बी की भी 450 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। और सी में कहते हैं 600 यूनिट ए की बनाएंगे और 300 यूनिट बी की बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर ऑप्शन में 900 यूनिट ही बनाई जा रही है। और क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है बताओ, रिकमेंड करो इन तीनों में से कौन सा मिक्सर बेस्ट रहेगा। सर सिंपल सी बात है, वो मिक्सर बेस्ट होगा जहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो। तो सिंपल हमें करना क्या है, हमें तीनों ऑप्शन में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और जहां पे जिस मिक्स में प्रॉफिट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। तो इसके लिए आपको 3 बारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। सर हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 3। आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा रहा हूं। सबसे पहले हम जो सेल्स मिक्स ए है उसको मैं कंसीडर करते हुए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाऊंगा। सर दो तरीके के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और बी, तो अकॉर्डिंगली हमें यहां पे 3 कॉलम लेने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर्स का, प्रोडक्ट्स के क्या नाम है, ए और बी है, ये हो गया सर प्रोडक्ट ए का कॉलम और ये हो गया आपका प्रोडक्ट बी का कॉलम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कोर्स हम यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर सेल्स एज पर ऑप्शन ए जो है
पहला जो सेल्स मिक्स है आप उसमें 300 यूनिट सेल करेंगे ए की और 600 यूनिट सेल करेंगे बी की। सर 300 यूनिट्स और 600 यूनिट्स किस प्राइस पे? तो सेलिंग प्राइस आपके पास ऑप्शन ए 300 यूनिट्स ऑफ ए, 600 यूनिट्स ऑफ बी लिख ली मैंने। सर सेलिंग प्राइसेस क्या है? सेलिंग प्राइसेस क्या है? सेलिंग प्राइस है 60 और 100। तो प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस है 60 और बी का है 100, तो इट विल बी 18,000, इट विल बी 60,000। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट गिवन है? तो एज पर क्वेश्चन सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। सबसे पहले वी विल कंसीडर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। प्रोडक्ट ए में 20 रुपी पर यूनिट, तो सर 300 यूनिट्स अगर बनाएंगे एट द रेट ऑफ 20, कॉस्ट आएगी 6000 की। और बी में ये है 25 पर यूनिट, 600 यूनिट्स आप बनाओगे एट द रेट ऑफ 25 पर यूनिट, इट विल बी 15,000। डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट वी विल कंसीडर डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस सर यूनिट्स तो यही रहनी है 300 यूनिट्स और 600 यूनिट्स। डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट है 10 और 15 पर यूनिट, 10 पर यूनिट एंड 15 पर यूनिट। तो ए में इट विल बी 3000, बी में इट विल बी 9000। इसके बाद हम माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल ओवरहेड्स, माइनस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स। एज पर क्वेश्चन वेरिएबल ओवरहेड आपको 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेना है, तो आप यहां पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस अगर 3000 है ए में तो ये 3000 आ जाएगा, बी में 9000 है तो ये 9000 आ जाएगा, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जैसे ही हम सेल में से सारी की सारी ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, हम पहुंच जाएंगे कंट्रीब्यूशन पे, हम पहुंच जाएंगे कंट्रीब्यूशन पे। कितना आ जाएगा सर? 18,000 में से आपको माइनस करना है 12,000, तो 6,000 आ जाएगा प्रोडक्ट ए में। प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन विल बी 6,000 एंड ऑफ प्रोडक्ट बी इट विल कम 60,000 माइनस 33,000, 27,000। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कितना है। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 23,000, टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 33,000 और इसमें से आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी 10,000। अगर ये अलग अलग कॉलम में गिवन होगी तो आपको अलग अलग कंसीडर करनी है, बट ये एक सिंगल कॉलम में गिवन है, मतलब आप ए बनाओ बी बनाओ कुछ भी बनाओ 1000 यूनिट्स तक आपकी कॉस्ट 10,000 रुपए ही आनी है। तो अकॉर्डिंगली 23,000 विल बी योर प्रॉफिट। इसका मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए अडॉप्ट करती है, दैट इज 300 यूनिट प्रोडक्ट ए की बनाए और 600 बी की बनाए, तो इनको 23,000 का प्रॉफिट हो। सिमिलरली हमें जो बी और सी ऑप्शन गिवन है उनको एनालाइज करना है और जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा हम उसको रिकमेंड करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वी विल कंसीडर ऑप्शन बी। फिर से आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, फिर से आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। सर दो प्रोडक्ट है तो 3 कॉलम लेने हैं अपने को, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सबसे पहले तो हम सेल्स कंसीडर करते हैं और इसमें अगर हम बात करें तो इस बार आप 450 यूनिट सेल करने वाले हैं दोनों प्रोडक्ट्स की, 450 एंड 450।
सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है 60 और 100, 60 और 100, तो 450 मल्टीप्लाई बाई 60, इट विल कम 27,000 एंड बी में ये सेल आप कर पाओगे 45,000 की। सेल में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड। सर सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, यूनिट्स तो ये 450 ही रहनी है, मल्टीप्लाई बाई मटेरियल की कॉस्ट है 20 पर यूनिट और 25 पर यूनिट, तो 450 इंटू 20 ये आ जाएगा आपका 9,000 और 450 इंटू 25 ये आ जाएगा आपका 11,250। साथ में माइनस करना है अपने को डायरेक्ट वेजेस, नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम रहेगी 450 एंड 450। डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट गिवन है हमारे पास 10 और 15, 10 पर यूनिट एंड 15 पर यूनिट, तो ये तो हो गया 4,500 और ये आ जाएगा आपका 6,750। साथ में हमें माइनस करना है यहां पे वेरिएबल ओवरहेड्स, जो कि एज पर क्वेश्चन 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेना है, तो जितनी डायरेक्ट वेजेस है उतना ही आपका वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा। और सेल में से अगर आप सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, आपको मिल जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, जो कि फर्स्ट केस में आ जाएगा 9,000। प्रोडक्ट ए में ये कैलकुलेट होके आ रहा है 9,000 और प्रोडक्ट बी में ये कैलकुलेट होके आ रहा है 22,500, 22,500। सर ये हो गए कंट्रीब्यूशन, तो इसका टोटल कर लो कितना है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एक सिंगल अमाउंट है, ये हो गया 31,500 और एज पर क्वेश्चन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 10,000 रुपए। तो सर बी ऑप्शन में आपका जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है ऑप्शन ए से, केवल और केवल 21,500 ही आ रहा है। तो बी तो इन एनी केस अडॉप्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ए जो है वो बी से बेटर है। बट अभी भी एक ऑप्शन बाकी है, एक सेल्स मिक्स बाकी है, दैट इज सी। सी में आप देख सकते हो सर 600 यूनिट आप ए की बनाओगे और 300 यूनिट बी की। सी में भी हमें बनाना है अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं तो इससे क्या है, हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे बनता है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। पर्टिकुलर्स, दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सबसे पहले तो सर हम सेल्स ही लेते हैं। सी ऑप्शन में नंबर ऑफ यूनिट्स लेनी है 600 और 300, 600 और 300। इसके बाद सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस है 60 और 100 का, तो प्रोडक्ट ए की सेल आप यहां पे कर पा रहे हो 36,000 की और बी की यहां पे सेल हो गई कम 30,000। इसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में 3 वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स। हाँ यहां पे एक पॉइंट पे और भी आपका कंसंट्रेशन करवा दूं, वेरिएबल कॉस्ट अलग होती है और वेरिएबल ओवरहेड अलग होती है। वेरिएबल कॉस्ट वाइडर है इन कंपैरिजन विद
वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड में केवल और केवल इनडायरेक्ट वेरिएबल नेचर के खर्चे कवर्ड हैं, जबकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वेरिएबल नेचर के खर्चे कवर्ड होते हैं। सर वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले अपने को डायरेक्ट मटेरियल लेना है। नंबर ऑफ यूनिट्स तो यही रहनी है 600 और 300। मटेरियल की कॉस्ट है पर यूनिट 20 और 25, 20 और 25। प्रोडक्ट ए में इट विल बी 12,000 एंड इन प्रोडक्ट बी इट विल बी 7,500। साथ में हमें यहां पे माइनस करना है डायरेक्ट वेजेस। नंबर ऑफ यूनिट्स तो यही रहनी है 600 और 300। मटेरियल के बाद वेजेस की कॉस्ट है 10 और 15, 10 एंड 15 पर यूनिट। इट विल बी 6,000, इट विल बी 4,500। और साथ में हमें यहां पे माइनस करना है वेरिएबल ओवरहेड्स। साथ में हमें यहां पे माइनस करना है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स तो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, तो जो वेजेस की अमाउंट है वही आप वेरिएबल ओवरहेड में भी लिख दो। जब हम सेल्स में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे कंट्रीब्यूशन पे। हम पहुंच जाएंगे कंट्रीब्यूशन पे। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो जरा। 12,000 आ गया प्रोडक्ट ए का, और प्रोडक्ट बी में ये आ जाएगा आपका 13,500। 13,500, 13,500। ठीक है, तो सर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया दोनों प्रोडक्ट का मिला के? टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 25,500, और इसमें से अगर माइनस कर दी जाए फिक्स कॉस्ट जो कि 10,000 रुपए है, तो सर ये काफी कम है, ये केवल 15,500 रुपए का प्रॉफिट है। पहले ऑप्शन में 23,000 था, सेकंड में कम हो गया 21,500 हो गया, और थर्ड में तो और कम हो गया 15,500। क्वेश्चन का रिकमेंड करो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स शुड बी अडॉप्टेड, तो आंसर होगा सर हमारा ऑप्शन ए शुड बी अडॉप्टेड। ऑप्शन ए शुड बी अडॉप्टेड ड्यू टू हाईएस्ट प्रॉफिट। तो जो ए है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। एक बार मैं बी की कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने जो आंसर लिखे हुए हैं ए और सी तो मैच कर रहा है, बी मैच नहीं कर रहा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि मैंने वहां पे आंसर गलत लिखा हुआ है या फिर यहां पे कोई मिस्टेक करी है। 27,000 में से अपने को 18,000 माइनस करना था, तो 9,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन सर ठीक है। और यहां पे 45,000 में से अपने को 11,250 माइनस करना है, 6,750 माइनस करना है, और ठीक है समझ गया। यहां पे ये 4,500 लिख दिया था, ये 6,750 था, ये 6,750 था क्योंकि 100% ऑफ वेरिएबल ओवरहेड था। तो सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है एक, जो आप करेक्ट कर लीजिए। ये 2250 आएगा, ये 22,500 ना के ये 2250 आएगा, 22,250, 22,250। तो ये 20 और 9 29,250 है, ये है 29,250। अकॉर्डिंगली ये है 19,250। ठीक है, डिसीजन पे किसी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि सर अभी भी हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वो ऑप्शन ए का ही आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हम यहां पे रिकमेंड करेंगे। ऑप्शन ए जो है वो हम यहां पे रिकमेंड करेंगे। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की हेल्प लेनी है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने करवाया ये आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिए इसको। अगर आपको लगता है कॉपी करने की जरूरत है आप कॉपी भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
एम्बिशियस एंटरप्राइजेस इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है एम्बिशियस एंटरप्राइजेस। करंटली अगर बात करें तो ये 50% कैपेसिटी पे वर्किंग कर रहे हैं एंड प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स। अगर कंपनी 10,000 यूनिट बनाती है और 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है, इसका मतलब इनकी 100% कैपेसिटी है 20,000 यूनिट्स की। 10,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, सर 20,000 यूनिट ये बना सकते हैं। एट 60% वर्किंग, अगर ये 60% पे वर्किंग करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 2%, रॉ मटेरियल कॉस्ट 2% से बढ़ जाएगी एंड सेलिंग प्राइस फॉल बाय 2%, सेलिंग प्राइस 2% से गिर जाएगा। अगर कंपनी 60% पे काम करेगी तो मटेरियल की कॉस्ट 2% से बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस 2% कम करना पड़ेगा। एट 80% वर्किंग, अगर कंपनी 80% पे काम करे तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 5% से बढ़ जाएगी एंड सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5%। 80% पे कंपनी काम करेगी तो मटेरियल की कॉस्ट 5% से बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगा। एट 50% कैपेसिटी वर्किंग, द प्रोडक्ट कॉस्ट ₹180 पर यूनिट। कंपनी जब 50% कैपेसिटी पे काम करती है तो प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट 180 रुपए पर यूनिट आती है और ये सेल कर रहे हैं 200 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ₹180, क्वेश्चन ने जो कहा कि हमारी कॉस्ट 180 रुपए पर यूनिट आती है, तो बताया आपको, क्लियर किया कैसे आती है 180 रुपए। द कॉस्ट ऑफ ₹180 इज मेड अप एज फॉलोज। 180 रुपए की कॉस्ट कुछ इस तरीके से आती है। सर मटेरियल की कॉस्ट है 100 रुपए, इसमें वेजेस की कॉस्ट है इसमें 30 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड 30 रुपए है जिसमें 40% फिक्स है। फिक्स कितना है इसमें 40%, मतलब 30 का 40%, 12 रुपए फिक्स है, तो जो बच जाएगा 18 रुपए वो वेरिएबल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20 रुपए है जिसमें 50% फिक्स है, मतलब फिक्स है 10 रुपए, तो बचा हुआ जो 10 रुपए का पार्ट है वो वेरिएबल होगा। क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफ द बिजनेस व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 60% एंड 80% कैपेसिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन 60% और 80% पे काम करे तो उनका मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट क्या होगा वो हमें बताना है। इसका मतलब हमें बनाना है फिर से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। सर बिल्कुल बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4 और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम लेना है, इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछता तो केवल और केवल 60% और 80% पे है, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जिस लेवल पे कंपनी प्रेजेंटली काम कर रही है वो लेवल भी आपको हमेशा कंसीडर करके चलना चाहिए। तो क्वेश्चन की डिमांड 60 और 80 पे है, बट आपके पास गिवन है प्रेजेंटली 50% पे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 50% का भी कॉलम लेना चाहिए, 60% का कॉलम भी लेना चाहिए और 80% का कॉलम भी लेना चाहिए। तो जिस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली वर्किंग कर रही है वो लेवल भी आप हमेशा कंसीडर करके चलो। चलो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करते हो, सेल्स। सर सेल्स की अगर बात करें तो प्रेजेंटली हम जो सेल कर रहे हैं,
प्रेजेंटली जो हम सेल कर रहे हैं वो हम सेल कर रहे हैं कितना, 10,000 यूनिट्स। किस रेट पे, 200 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। तो हम 10,000 यूनिट यहां पे बना रहे हैं 50% के लेवल पे। तो 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 200 आप सेल कर रहे हो, तो आपकी जो सेल वैल्यू है वो आ जाएगी 20 लाख। आपकी जो सेल वैल्यू है वो आ जाएगी 20 लाख। इसके बाद 60%, अगर आप 10,000 यूनिट बना रहे हो 50% पे, तो 60% पे कितना, कैलकुलेशन कर देता हूं। 60% कैपेसिटी पे नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर देता हूं। सर 50% पे 10,000 यूनिट थी, 10,000 यूनिट्स थी 50% कैपेसिटी पे, तो 60 पे कितना, 10,000 है 50 पे, तो 60 पे कितना, दैट विल कम 12,000 यूनिट्स। 60 पे 12,000 यूनिट्स। और 80 पे कितना, 80 पे कितना, तो 80% कैपेसिटी पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एट्टी परसेंट कैपेसिटी पे अगर 10,000 यूनिट है 50% पे, तो 80% पे कितना, सर इट विल बी 16,000 यूनिट्स। ये तो बात हुई नंबर ऑफ यूनिट्स की। सेल्स की बात करते हैं। सर जब आप 10,000 यूनिट्स बेच रहे हो तो 200 के अकॉर्डिंगली बिक रही है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा जब आप 60% वर्किंग पे काम करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपका 2% से गिर जाएगा। तो सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन भी कर देता हूं। सेलिंग प्राइस जब आप 60% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो आपका जो 200 रुपए का सेलिंग प्राइस है वो 2% से गिर जाएगा। अकॉर्डिंगली ये 196 पर यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली जब ऑर्गेनाइजेशन 80% पे काम करेगी तो जो सेलिंग प्राइस 200 रुपए है वो 5% से गिर जाएगा, तो माइनस 5%, तो ये हो जाएगा 190 पर यूनिट। 196 पर यूनिट और 190 पर यूनिट। सेल कितनी करोगे, 12,000 यूनिट। किस प्राइस पे सेल होगी, 196 के अकॉर्डिंगली। तो 12,000 इंटू 196, इट विल बी 23,52,000। 23,52,000 और 80% पे आप सेल करेंगे 16,000 यूनिट्स, और इसका सेलिंग प्राइस होगा 190 का। इसका सेलिंग प्राइस होगा 190 का। अकॉर्डिंगली 30,40,000, 30,40,000 सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। एज पर क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट में आपको यहां पे मटेरियल भी लेना पड़ेगा, वेजेस भी लेना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड भी लेना है और एडमिन ओवरहेड भी लेना है। तो सर वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले वी विल कंसीडर मटेरियल। जब आप 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो तो 50% कैपेसिटी पे मटेरियल की कॉस्ट 100 रुपए। तो आप 10,000 यूनिट यहां पे बनाएंगे, 100 रुपी पर यूनिट के अकॉर्डिंगली आपकी 10 लाख रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी, 10 लाख रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली जब आप यहां पे 12,000 यूनिट बनाएंगे तो क्वेश्चन ने कहा है मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैं यहां पे कैलकुलेशन दिखा देता हूं आपको मटेरियल कॉस्ट की। एज पर क्वेश्चन आपकी मटेरियल की कॉस्ट अभी 100 रुपीज चल रही थी, और एज पर क्वेश्चन जब आप 60% पे काम करते हैं तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट 2% से बढ़ जाएगी, तो 102 रुपए पर यूनिट हो जाएगी। और जब आप 80% पे काम करेंगे तो ये जो 100 रुपए पर यूनिट है
एज पर क्वेश्चन ये 5% से बढ़ जाएगी। 5% से बढ़ने का मतलब ये 105 रुपए पर यूनिट हो जाएगी। 102 पर यूनिट और 105 पर यूनिट। तो सर यहां पे ये 102 पर यूनिट हो जाएगी। अगर आप 12,000 यूनिट बनाएंगे 102 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, तो कॉस्ट विल बी 12,24,000। 80% पे आप 16,000 यूनिट बनाएंगे और मटेरियल की कॉस्ट 105 रुपए पर यूनिट आएगी। अकॉर्डिंगली आपकी मटेरियल की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 16,80,000। 16,80,000। मटेरियल के बाद वी विल कंसिडर वेजेस। सर वेजेस की कॉस्ट है 30 रुपीज पर यूनिट और इसमें किसी भी तरीके का कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। तो आप 10,000 यूनिट बनाएंगे तो 10,000 इंटू 30 3 लाख रुपीज की कॉस्ट आएगी। अगर आप 12,000 यूनिट बनाएंगे तो 12,000 इंटू 30 3,60,000 की कॉस्ट आएगी। और अगर आप 16,000 यूनिट बनाएंगे तो 16,000 इंटू 30 4,80,000 रुपीज की वेजेस की कॉस्ट आएगी। इसके बाद हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे केवल और केवल वेरिएबल। कितना होगा सर? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड यहां पे 18 रुपए पर यूनिट होगा, एट द रेट ऑफ ₹18 पर यूनिट। अगर आप 10,000 यूनिट बनाएंगे तो इट विल बी 1,80,000। अगर आप 12,000 यूनिट बनाएंगे तो 12,000 इंटू 18 इट विल बी 2,16,000। और अगर आप 16,000 यूनिट बनाएंगे तो इट विल बी 16,000 इंटू 18 2,88,000। सिमिलरली हम कंसिडर करेंगे वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की कॉस्ट। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की कॉस्ट, सर वेरिएबल एडमिन ओवरहेड की कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10। तो अगर आप 10,000 यूनिट बनाएंगे तो ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट होगी। 12,000 यूनिट बनाएंगे तो 1,20,000 की कॉस्ट होगी। और 16,000 यूनिट बनाएंगे तो 1,60,000 की कॉस्ट होगी। सेल्स में से जब आप सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। करो जरा कैलकुलेट। 20 लाख माइनस 10 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 1 लाख। 50% कैपेसिटी पे सर ये कैलकुलेट होके आ रहा है मेरा 4,20,000। नेक्स्ट 60% कैपेसिटी पे 23,52,000 माइनस 12,24,000 माइनस 360 माइनस 2,16,000 माइनस 1,20,000, ये आ रहा है 4,32,000। 60% पे 4,32,000 और 80% पे 30,40,000 माइनस 16,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 2,88,000 माइनस 1,60,000, ये आ जाएगा अगेन 4,32,000। तो 60% और 80% पे सेम आ रहा है 432। सर हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली, तो इसमें से हमें फिक्स कॉस्ट भी माइनस करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे दो तरीके की है, एक है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ध्यान देना, फैक्ट्री ओवरहेड 50% कैपेसिटी पे 12 रुपए फिक्स था। कब? जब आप 10,000 यूनिट बना रहे थे। इसका मतलब 50% कैपेसिटी पे सर 10,000 यूनिट जब आप बना रहे थे 12 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली आपकी फिक्स कॉस्ट थी। इसका मतलब टोटलिटी में ये 1,20,000 रुपए थे और ये फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट भले ही आप 10,000 यूनिट बनाओ, भले ही आप 12,000 यूनिट बनाओ, भले ही आप 16,000 यूनिट बनाओ, इट विल रिमेन सेम 1,20,000 मतलब 1,20,000। इसी तरीके से हमें एडमिन ओवरहेड का फिक्स्ड पार्ट कंसीडर करना है।
जब आप 10,000 यूनिट बना रहे थे 50% कैपेसिटी पे, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही थी 10 रुपए पर यूनिट। सर इसका मतलब यह है कि 1 लाख रुपए की आपकी फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड की कॉस्ट थी। ये 1 लाख सेम ही रहेगा, भले ही आप 10,000 यूनिट बनाओ, भले ही 12,000 बनाओ, भले ही 16,000 बनाओ। अब यहां पे बताता हूं मैं आपको कि मैंने क्यों बोला कि 50% जो एग्जिस्टिंग लेवल है वो भी आपको कंसीडर करना चाहिए, चाहे क्वेश्चन ने केवल 60 और 80 पे क्यों ना पूछा हो। इसके पीछे रीजन है फिक्स्ड कॉस्ट। देखो मेरा यह मानना है कि एज ए स्टूडेंट अगर आप 50% का कॉलम कंसीडर नहीं करोगे, आप सीधा सीधा 60 और 80 की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आप गलती क्या कर सकते हो, आप देखोगे सर 12 रुपए पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट है, आप 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर जाओगे 60% पे, और 80% पे आप 16,000 से मल्टीप्लाई कर जाओगे। जबकि कॉन्सेप्ट तो ये है सर फिक्स्ड कॉस्ट जितनी आ रही है फिलहाल अभी 1,20 और 1 लाख, ये सेम ही रहेगी, भले ही आप 10,000 यूनिट की बजाय 12,000 बना लो, भले ही 16,000 बना लो। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आपके पास जो प्रेजेंट डेटा गिवन है, प्रेजेंट जो कैपेसिटी लेवल गिवन है, वो भी आपको कंसीडर करना चाहिए, ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए, गलती होने के चांसेस कम हो जाए। अदरवाइज मेरा यह मानना है काफी सारे बच्चे गलती कर देंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट गलती करे। इसकी वजह से मैं पैटर्न ही कुछ ऐसा फॉलो करवाने की कोशिश करता हूं जिससे गलती हो ही ना। चलिए जी, पहला जो लेवल है उसमें आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख रुपए का, और दूसरे और तीसरे लेवल पे दैट इज 60% और 80% पे आपका सेम प्रॉफिट आएगा 2,12,000 और 2,12,000। इट विल बी सेम 2,12,000 एंड 2,12,000। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जिसको भी लगता है हमें सर कॉपी करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, यू कैन कॉपी एंड अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो आज की क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट का मतलब बताया। एक एडिशनल यूनिट को बनाने की वजह से जो एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है, दैट कॉस्ट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिंपली कहूं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, और इनडायरेक्ट का केवल वेरिएबल पार्ट, तो वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड। You can say sir prime cost plus variable part of overhead is also known as marginal cost। या फिर अगर आप टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट हटा देंगे तो भी आपको वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी। यू कैन से सर मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर का नाम है सर, ये एक टेक्निक ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो कि डिसीजन मेकिंग और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशन के लिए यूज की जाती है। जब हम इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के लिए यूज करते हैं तो इसको सीवीपी एनालिसिस टेक्निक भी बोला जाता है। तो मैंने आज की क्लास में आपको बस ये बताने की कोशिश करी है
कि जब हम डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन में अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग बनाती है। 2 कॉलम में सिंपली आप स्टेटमेंट बना सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल एडमिन ओवरहेड की कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में फिर सारी की सारी फिक्स कॉस्ट आपको माइनस कर देनी है, तो आप प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। और इस पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया पहले तो कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। देन मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पे 4 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, और देन क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें डिसीजन मेकिंग भी थी थोड़ी, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें केवल और केवल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही बनाने के लिए पूछा गया था, कोई डिसीजन मेकिंग वगैरह नहीं करनी। तो ये पोर्शन आप रिवाइज करके आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।